आज हम बात करेंगे बायोलॉजी चैप्टर 4 का, जिसका नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर से आपका एग्जाम में टोटल 12 नंबर का पेपर में आता है। तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो स्टार्ट से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहले समझते हैं इस चैप्टर के बारे में। इसका नाम है वंशागति। तो वंशागति क्या होती है? तो वंशागति वह प्रक्रिया जिससे लक्षण माता पिता से संतति यानी संतान में चला जाता है, उसे वंशागति कहते हैं। आई मीन से डेट कि यदि कोई क्वालिटी पिता के अंदर है वो बेटे के अंदर भी आ जाती है तो उसे वंशागति कहते हैं। यानी F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी में चली जाए। जैसे कि आपके पापा थे तो जो आपका पुत्र हो, आपके पापा के कोई आपके पुत्र में आ जाए तो वह वंशागति के अंतर्गत आता है। हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मेंडलवाद। इसे समझते हैं हम लोग क्या होता है मेंडलवाद। तो मेंडलवाद में ही बताया गया है कि जो मेंडल थे उन्होंने क्या क्या किया है, उनके पूरी थ्योरी को डिस्क्राइब करना ही मेंडलवाद कहलाता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट ये लिखा गया है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने सन 1866 ईस्वी में आनुवंशिकता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया तथा आनुवंशिकता के सिद्धांत को समझने के लिए मटर के पौधों का चयन किया। आई मीन से डेट जो मेंडलवाद है, तो मेंडलवाद ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था और उन्होंने ही मटर के पौधों का चयन किया था आनुवंशिकता की खोज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि मेंडल ने 7 वर्षों तक मटर के पौधों पर काम किया था। आजकल के बच्चे डर जाते हैं सब 1 साल में ही, 1 महीना में 1 दिन में डर जाते हैं कि हम तैयारी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एग्जाम में फेल हो जाएंगे। पर इन्होंने 7 वर्षों तक मटर के पौधों पर काम किया। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने मटर की 34 किस्मों का चयन किया, जिसमें से 22 पर इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने मटर के 7 विपरीत लक्षणों का चयन किया और इन्हीं सिद्धांतों तथा प्रयोगों के आधार पर मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट नोट मिल जाएगी जो हैंड राइटिंग से लिखी गई है और कंप्लीट आपका सिलेबस है। और इस क्वेश्चन कॉपी से एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो जो आप याद करोगे वो आपके एग्जाम में 100% वो आना ही आना है। तो आप लोग इससे ध्यानपूर्वक देखिएगा, इससे एक भी बाहर का नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए लक्षणों का चयन। इन लक्षणों का प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए लक्षणों का चयन क्यों किया या किस प्रकार किया। तो इस प्रकार से घुमा कर प्रश्न पूछ सकता है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का चयन किया। उन्होंने बताया कि जो मटर होते हैं उनमें 7 प्रकार के अंतर होते हैं। जैसे कि पहला पार्ट उन्होंने बताया कि बीज का रंग। उन्होंने बताया कि एक लक्षण होता है बीज का रंग का भी होता है, एक होता है बीज का आकार का, तीसरा होता है पुष्प का रंग, चौथा होता है पुष्प की स्थिति, पांचवा होता है फली का आकार, और छठवां होता है आपका तने की लंबाई, और सातवां होता है फली की रंग। तो मेंडल ने मटर के पौधों में 7 जोड़ी विपरीत लक्षण उन्होंने पाया। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, पूछता है कि प्रभावी तथा अप्रभावी में अंतर क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग ऐसे बता सकते हैं ये लिख कर भी कि जो बीज का रंग होता है प्रभावी में पीला होना चाहिए और जो अप्रभावी होता है उसमें हरा होता है। आई मीन से डेटा कि मेंडल ने पीले पौधे को प्रभावी बताया और हरा पौधे को अप्रभावी बताया था। और बीज का आकार उन्होंने बताया कि जो गोल बीज होते हैं वो उत्तम कोटि के होते हैं, यानी कि वो प्रभावी होते हैं, और जो झुर्रीदार बीज होते हैं वो अप्रभावी होते हैं। मेंडल ने ये भी बताया कि पुष्प का रंग यदि लाल होगा तो प्रभावी होगा और यदि सफ़ेद होगा तो अप्रभावी होगा।
अपुष्प की स्थिति उन्होंने बताया कि यदि अच्छी होगा यानी गोलाकार होगा, उसमें स्थित केंद्र होगा तो प्रभावी होगा, लेकिन अगर अंतिम होगा, अच्छे नहीं होगा तो वह अप्रभावी होगा। उन्होंने बताया कि फली का आकार, यदि फली का आकार फूली हुई है मतलब अच्छा खासा मटर का दाना है तो प्रभावी होगा, यदि पिचकी हुई है तो वह अप्रभावी होगा। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि यदि तने की लंबाई लंबा है तो प्रभावी होगा, यदि बौना है तो अप्रभावी होगा। यदि फली की रंग हरी है तो प्रभावी होगा, यदि फली का रंग पीली है तो अप्रभावी होगा। तो इनमें अंतर आता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के 7 विपरीत जोड़ी लक्षणों का चयन किया तथा इसमें प्रभावी तथा अप्रभावी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में। और नेक्स्ट जो प्रश्न ये आप किताब से लिया गया है, लेकिन ये प्रश्न 2022 में आया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया था। आखिर मेंडल ने मटर के पौधों को ही क्यों चुना था, ये प्रश्न बना था उनके मन में। तो 2022 में आया क्वेश्चन है, इसको मैं लिख दिया हूँ, समझ लीजिए और अच्छा टॉपिक है। पहला पॉइंट कि यह एक वर्षीय पौधा है, अर्थात इसका जीवन काल कम होता है, यानी कम उम्र में जो मटर का पौधा होता है ये बीज दे देता है। दूसरा पॉइंट यह है कि इसे आसानी से कहीं भी उगाया जा सकता है, इसे हम घर पर भी आसानी से उगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें फूल व फल अधिक लगते हैं, इसलिए उन्हें सुविधा होगी, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे को चुना था। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कृत्रिम परागण भी आसानी से कराया जा सकता है और इसमें एक ही समय में एक से अधिक लक्षणों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो ये सब सोचकर मेंडल ने मटर के पौधों का चयन किया था। आई होप आप सबको पसंद आ रहा होगा, तो आप लोग इसे नोट करते रहिएगा, क्योंकि बीच बीच में ऐसे टॉपिक आएंगे जो 100% आने वाले हैं, हम आगे बता देंगे आपको। जिनमें से एक स्टार्ट होने वाला आपका है जो 100% हर बार बोर्ड में आता है, कभी 3 नंबर का, कभी 5 नंबर, कभी 2 नंबर का, लेकिन हाँ आता जरूर है, जिसका नाम है मेंडल के वंशागत के नियम, जो हमेशा इस प्रश्न को बोर्ड में देता है, दोहरा के तहरा के जरूर देता है, क्योंकि मेंडल के वंशागत के नियम वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको जानकारी के लिए होनी भी चाहिए, क्योंकि आप इसी तरह से पढ़ के आ रहे हैं यहाँ पर, तो आपको समझने में आसानी भी होगा इसको। तो मेंडल ने वंशागत संबंधित 3 नियम दिए हैं, जिनमें से पहला है प्रभाविता का नियम। तो मेंडल के प्रभाविता के अनुसार जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों, जैसे आप लिए एक शुद्ध लंबा है, एक शुद्ध बौना है, तो वही मेंडल के प्रभाविता के अनुसार जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो जब एक लक्षण दूसरे लक्षण के गुण को पूरी तरह से दबा देता है तो इस लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं तथा ये नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। समझाते हैं आपको एग्जाम्पल से। मेंडल ने एक शुद्ध लंबा पौधा लिया और एक शुद्ध बौना पौधा लिया। अब इन दोनों के बीच उसने क्रॉस कराया, मतलब संकरण कराया, तो उन्हें नोटिस किया कि उन्हें संकर लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं। तो जब उन्होंने शुद्ध लंबे पौधे तथा शुद्ध बौने पौधे में क्रॉस कराया, तो शुद्ध लंबा पौधा होता है, शुद्ध बौने पौधे को दबा देता है और दबाने के बाद उसका स्थान ले लेता है और बनाता है संकर लंबे पौधे को बनाता है, और इस नियम को ही हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में 2 नंबर का भी आता है, अलग से आता है। आगे बात करते हैं हम लोग सेकंड नियम का। सेकंड नियम आपका है पृथक्करण का नियम या बीज संयोजन का नियम, इस नाम से भी यह प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि जब 2 विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध नस्ल के एक ही जात के 2 पौधों या जनकों के बीच
संकरण कराया जाता है तो उनकी F1 पीढ़ी में संकर पौधे प्राप्त होते हैं, यानी संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और सिर्फ प्रभावी को कैपिटल टी दर्शाते हैं लक्षण को ही प्रकट, किंतु इनकी दूसरी पीढ़ी F2 के पौधों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात मिलता है, 1:2:1 में पृथक्करण हो जाता है, क्योंकि प्रथम पीढ़ी के साथ साथ रहने पर भी गुणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है और युग्मक निर्माण के समय गुण पृथक हो जाते हैं, शुद्धता बनी रहती है। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। तो मेंडल ने पृथक्करण के नियम उन्होंने क्या किया था, एक शुद्ध लंबा पौधा लिया और शुद्ध बौना पौधा लिया। तो F1 पीढ़ी में जब उसने क्रॉस कराया, जो शुद्ध लंबा होता है कैपिटल TT होता है और शुद्ध बौना होता है स्मॉल TT होता है। तो इन दोनों के बीच उन्होंने जब क्रॉस कराया तो उन्होंने संकर लंबे पौधे प्राप्त हुआ। तो उन्होंने इसे F1 पीढ़ी कहा। अब उनको और डाउट था तो उन्होंने क्या किया, फिर से उसे संकर कराया, इसे बोलते हैं F2 पीढ़ी। तो उन्हें शुद्ध लंबे और संकर लंबे और शुद्ध बौने पौधे प्राप्त हुए थे। इसमें उन्होंने क्या किया था, स्वपरागण कराने पर उन्हें ये रेशियो प्राप्त हुआ था, शुद्ध लंबे पौधे का, संकर लंबे का और शुद्ध बौने पौधे का। जो शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं केवल एक होता है, केवल एक मीन्स इसमें ऐसे कैपिटल टी होता है, इसी को बोलते हैं शुद्ध लंबे बोलते हैं। अब संकर लंबे दो प्राप्त हुए थे। अब संकर लंबे क्या होता है, एक कैपिटल टी होता है, एक स्मॉल टी होता है, पर ये दो प्राप्त हुए थे। अब शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हुआ था एक, यानी स्मॉल टी। उन्होंने पृथक्करण के नियम से उन्होंने इसको प्राप्त किया था। तीसरा, जो कि अभी खाली अकेले 3 नंबर का आ जाता है पेपर में, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। इस नियम के अनुसार किसी लक्षण के कारक युग्मक में से कारकों का चयन स्वतंत्र होता है कि द्विसंकर क्रॉस में जब मटर के पौधों के लिए मेंडल ने 2 लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि F1 पीढ़ी में सभी बीज दोनों लक्षणों के प्रभावित थे, किंतु F2 पीढ़ी के लिए जब F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण किया गया तो 9:3:3:1 का अनुपात प्राप्त हुआ। तो F2 पीढ़ी के लिए जो युग्मक मिले उनका अपव्यूहन स्वतंत्र रूप से हुआ। उन्होंने पहले क्या किया, गोल तथा पीले बीज लिए, सेंस कर दे, झुर्रीदार तथा हरे बीज लिए। अब इन दोनों के बीच उन्होंने क्रॉस कराया। जो गोल तथा पीले बीज होता है, कैपिटल R मतलब रिंग होता है, नहीं गोल होता है, येलो मतलब पीले होते हैं और R मतलब झुर्रीदार, यहाँ पे येलो हरे बीज है यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच उसने संकर कराया, यानी क्रॉस कराया। उन्होंने देखा कि F1 पीढ़ी में कि गोल तथा पीले बीज प्राप्त हो रहे हैं, यानी कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो मेंडल ने F1 पीढ़ी में गोल तथा पीले बीज प्राप्त किए थे स्वतंत्र अव्यूहन का नियम में। फिर उन्होंने क्या किया, इसका स्वपरागण कराया, यानी F2 पीढ़ी में उन्हें कुछ ऐसे प्राप्त हुआ था। जब उन्होंने स्वपरागण कराया तो गोल तथा पीले बीज 9 प्राप्त हुए, गोल तथा हरे बीज 3 प्राप्त हुए, झुर्रीदार तथा पीले बीज 3 प्राप्त हुए और झुर्रीदार तथा हरे बीज 1 प्राप्त हुए। और मंडल ने इन्हीं के अनुपात को कहा था कि 9:3:1 के अनुपात में होते हैं। कभी कभी यहाँ से MCQ प्रश्न पूछता है कि 9:3:3:1
किस नियम को दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं स्वतंत्र अवयवों के नियम को। उससे में आपका 4 टाइप पूछता है कभी का। तो एक साइड होता है मादा युग्मक, एक साइड होता है नर युग्मक। आप इसे 10th में पढ़े होंगे। तो सबसे पहले इसे हम क्रॉस कराते हैं, इसे रटा नहीं मारते। तो जब हम क्रॉस कराएंगे इसमें और ऊपर वाले में, तो कैपिटल आर प्राप्त होगा आपको, कैपिटल आर और कैपिटल आर, कैपिटल वाई है कैपिटल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यानी पीले बीज प्राप्त होंगे। फिर इसमें क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर फिर कैपिटल आर, कैपिटल वाई है तो लिखेंगे पहले इसको फिर स्मॉल वाई को। फिर इसका क्रॉस कराएंगे इसमें तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। फिर इसे क्रॉस हम लोग कराएंगे इस लास्ट टॉपिक में, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर क्रॉस कराएंगे इसका ऊपर, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर अगेन करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। फिर इसमें कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसमें क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। फिर अगर इसका कराएंगे क्रॉस तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसमें कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसका इसमें कराएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई अगेन। फिर इसमें क्रॉस कराएंगे तो अगेन स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो फिर इसमें क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर ऊपर क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर ऊपर क्रॉस कराएंगे ऊपर वाले में तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगर इसमें कराएंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। तो हम देख पाते इसमें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और होता है ये 9। जो 9 होता है ये पीले दिखाते हैं आपको हम। तो पीला जो होता है गोल वो 9 प्राप्त होता है, हरा इसमें से 3 होता है और पीला झुरीदार 3 होता है और हरा झुरीदार 1 होता है। एक अनुपात होता है 9:3:3:1। और पूछता है एग्जाम में यह प्रश्न, यदि प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है तो आप लोग पूरा लिखिएगा यहाँ तक। स्वतंत्र अवयव का नियम यहाँ तक है पूरा। यह नेक्स्ट टॉपिक आपका है मेंडलवाद के अपवाद। जो मेंडलवाद के उसका अपवाद है, अपवाद में ये बताया गया है कि जैसे अपूर्व प्रभाविता, पहला इसका हेडिंग ये है कि अपूर्व प्रभाविता, इसके भी आने का चांस 100% है, एग्जाम में आ सकता है इस बार। तो अपूर्व प्रभाविता क्या होती है कि दो विपरीत लक्षणों के बीच जो क्रॉस कराने पर यदि F1 पीढ़ी में कोई लक्षण पूर्व प्रभावी या अप्रभावी न होकर अपूर्व रूप से प्रभावी होता है तो उसे अपूर्व प्रभाविता कहते हैं। जैसे कि जब लाल पुष्प
सफेद पुष्प कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच में उन्होंने क्रॉस कराया तो गुलाबी पुष्प मिले कैपिटल आर स्मॉल आर। न तो लाल प्राप्त हुए और न ही सफ़ेद प्राप्त हुए। और मेंडल ने बताया था कि जब भी हम लोग दो विपरीत लक्षण के बीच का क्रॉस कराएंगे तो हमेशा प्रभावी या तो अप्रभावी लक्षण को दर्शाएगा। बट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं न तो प्रभावी आ रहा है और न यहाँ पे अप्रभावी लक्षण यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि हमने लाल गुलाब को लिया और सफ़ेद पुष्प को लिया। अब इन दोनों क्रॉस कराया तो गुलाबी पुष्प में प्राप्त हुआ। यहाँ पे समझाते हैं और कि दो विपरीत लक्षणों के बीच, जैसे लाल पुष्प है और सफ़ेद पुष्प है, दो विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस कराने पर यदि F1 पीढ़ी में कोई लक्षण पूर्व प्रभावी F1 पीढ़ी में कोई भी लक्षण पूर्व प्रभावी या अप्रभावी न होकर, न प्रभावी होगा न अप्रभावी होगा, न होकर अपूर्व रूप से प्रभावी होता है तो उसे अपूर्व प्रभाविता कहते हैं। जैसे गुलाब बास, एग्जाम्पल भी दिए गुलाब बास का। इसमें ये हुआ है कि जब हम दो पौधों क्रॉस कराते हैं तो लाल पुष्प का सफ़ेद पुष्प क्रॉस कराए तो गुलाबी पुष्प प्राप्त हुआ है। लेकिन मेंडल ने बताया था कि यदि हम लोग शुद्ध लंबा बौना का क्रॉस करा इन दोनों का, यानी कैपिटल आर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों क्रॉस कराएंगे तो टी आर यानी F1 पीढ़ी में संकर लंबे प्राप्त होंगे। बट इसमें ऐसा हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर शुद्ध लंबे पौधा था, संकर लंबे प्राप्त हुए थे, बट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लाल पुष्प सफ़ेद पुष्प को मिला, हमें गुलाबी पुष्प मिला। तो इनके नियम को क्या हो रहा है, अपवाद हो रहा है। तो मेंडल की अपवाद है कि पहला अपवाद क्या है कि अपूर्व प्रभाविता। आई होप आपको समझ में आया हो, नहीं समझ फिर दोबारा देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है सप्रभाविता का नियम, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो दोनों जनक के लक्षण, जैसे कि माता पिता के लक्षण पृथक रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, यानी तो इसे सप्रभाविता कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं पशु मान लीजिए कोई लाल रंग का पशु है और कोई सफ़ेद रंग का पशु है। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया, लाल रंग के और सफ़ेद रंग के बीच में F1 पीढ़ी में जब क्रॉस कराया गया तो चित्त का बड़ा प्राप्त हुआ था। यानी इसमें कुछ कलर लाल रंग का पशु का आ जा रहा है या सफ़ेद रंग का पशु का आ जा रहा है। अब दोनों कलर मिलने के बाद चित्त कबरा आपका प्राप्त हुआ। तो वही बता रहा है सप्रभुता के नियम कि जिनमें दोनों, तो वही बताया जा रहा है जिनमें दोनों जनक के लक्षण पृथक रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं तो इसे सप्रभाविता का नियम कहते हैं। यानी कि सप्रभाविता भी मेंडल के नियम का अपवाद करता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे बहुप्रभाविता का। तो जब कोई जीन दो या दो से अधिक लक्षणों को प्रदर्शित अथवा नियंत्रित करता है तो उसे बहुप्रभाविता कहते हैं। यानी कोई भी जीन इसमें दो या दो से अधिक लक्षणों को
दर्शाएगा, तो उसे हम बोलेंगे बहुप्रभाविता। जैसे कि मान लीजिए पौधे हैं, तो पौधा लक्षण, तो पहला पौधे की लंबाई, दूसरा पुष्प का रंग, तीसरा पत्ती का आकार आदि मान लीजिए। तो वही कह रहा है कि जब कोई जीन दो या दो से अधिक लक्षणों को प्रदर्शित करता है, मतलब एक ही जीन रहेगा पर दो या दो से अधिक लक्षण को दर्शाएगा। जैसे पौधों में पौधों की जो लंबाई होती है एक ही जीन के द्वारा बढ़ती है, पुष्प का जो रंग होता है एक ही जीन के द्वारा नियंत्रित होता है, और पत्ती का जो आकार होता है एक ही जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। तो बहुप्रभाविता का नियम हो जाएगा। इंसान में भी कुछ ऐसे नियम होते हैं, लक्षण होते हैं, जिसको हम बताते हैं, समझाते हैं आपको। एनीमिया लक्षण जो इंसान के अंदर होता है, पहला पॉइंट समझाते हैं कि आरबीसी के आकार में परिवर्तन, दूसरा पॉइंट रक्तचाप, तीसरा पॉइंट सिर दर्द, चौथा पॉइंट दृष्टि कमजोर। तो इन चारों को एक ही जीन नियंत्रित करता है। आरबीसी के ब्लड को, रक्त के चाप को, सिर दर्द को, दृष्टि कमजोर हो रहा है, यह सब एक ही जीन के द्वारा होता है। तो ये एनीमिया के लक्षण में आता है। तो फिर समझाते हैं वर्ग। लिखा कि जब कोई जीन दो या दो से अधिक लक्षणों को दर्शाएगा उसे वो प्रभाविता कहेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि एक ही जीन यहाँ पे 3 लक्षण दर्शा रहा है, यहाँ पे 4 लक्षण दर्शा रहा है, मतलब 2 या 2 से अधिक दर्शा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे बहुप्रभाविता। नेक्स्ट टॉपिक है जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। सबको पता है कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी होते हैं, उनको आज डिटेल समझेंगे हम लोग। तो वही लिखा गया है कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। पहला होता है दैहिक या कायिक गुणसूत्र, दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। अब पहला समझते हैं कि दैहिक या कायिक गुणसूत्र क्या होता है। कि 22 जोड़ी गुणसूत्र नर और मादा में समान होते हैं। जो 22 जोड़ी होता है वो नर और मादा में समान होता है, जिन्हें कायिक या दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। जबकि एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं जो मादा में XX तथा पुरुषों में X तथा Y होते हैं। युग्मक जनक के समय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मों का निर्माण होता है, जिससे स्त्री में बने हुए दोनों युग्मक 22+X गुणसूत्र तथा पुरुषों में 2 प्रकार के युग्मक 22+X तथा 22+Y गुणसूत्र वाले होते हैं। निषेचन के समय नर से प्राप्त शुक्राणु जब अंडाणु से मिलता है तो युग्मनज 44+XX तथा 44+XY का निर्माण होता है।
इस प्रकार लिंग का निर्धारण शुक्राणु से होता है। इसको समझाते हैं हम अच्छे से एक बार और हम। जो नर होता है, नर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 प्लस एक्स जोड़ी होता है और 22 प्लस वाई गुणसूत्र होता है। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा 22 22 44 प्लस एक्स और वाई, तो ये मिलता है तो एक अलग गुणसूत्र बनता है। तो पुरुषों में 44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र होता है और मादा में 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। अब जोड़ेंगे इनको तो 44 प्लस एक्स और एक्स, यानी कि मादा में 44 प्लस एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। और जब मादा में नर का शुक्राणु यानी एक्स गुण एक्स के साथ मिलता है तो बेबी का फॉर्मेशन होता है, और जब वाई गुणसूत्र एक्स के साथ मिलता है तो वाई यानी कि लड़के का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया में हम देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा भी है कि 2 युग्मनज 44 प्लस एक्स एक्स तो 44 प्लस एक्स वाई का निर्माण होता है, यानी कि पुत्र का निर्माण हो गया तो पुत्री का निर्माण होता है इस प्रक्रिया द्वारा। तो इस प्रक्रिया में केवल 2 ही होते हैं जो भाग लेते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। यहाँ से एक्स हो गया तो यहाँ से वाई हो गया, तो यहाँ से एक्स होगा। तो ये या तो एक्स वाई होगा या तो एक्स एक्स होगा। तो दोनों कंडीशन में ये वाई होता है और यह गर्ल्स होता है, ये गर्ल्स और यह बॉय होते हैं। और 46 जोड़ी में 44 जोड़ी नहीं, बस एक जोड़ी एक्स और एक जोड़ी वाई, यही दोनों मिलते हैं जो निर्माण करते हैं, यानी कि लिंग धारण करते हैं। इस प्रक्रिया को ही लिंग निर्धारण कहते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे हम लोग मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मधुमक्खियों में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं, पहले आप लोग जान लीजिए। पहली होती है रानी मधुमक्खी, दूसरी होती है श्रमिक मधुमक्खी, तीसरा होता है नर या ड्रोन मधुमक्खी। तो रानी मधुमक्खी और नर या ड्रोन मधुमक्खी यही लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं सब। जो श्रमिक होता है यह अनिश्चित करता है, मतलब यह बहुत भाग नहीं लेता है। यहाँ से प्रश्न बनता है एमसीक्यू में कि मधुमक्खियों में ऐसी कौन सी मधुमक्खी है जो लिंग निर्धारण में भाग लेती है। तो रानी मधुमक्खी होगी एगो, नर या ड्रोन मधुमक्खी होती हैं जो लिंग का निर्धारण में भाग लेते हैं। वही नीचे लिखा गया है कि रानी मधुमक्खी का विकास निषेचित अंडे से होता है तथा श्रमिक मधुमक्खी का विकास निषेचन अंडे से होता है, जबकि नर मधुमक्खी का विकास अनिषेचित अंडे से होता है। रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी का काम सिर्फ संतान उत्पन्न करना होता है, जबकि श्रमिक मधुमक्खी का काम फूलों से मधुरस इकट्ठा करना होता है। श्रमिक मधुमक्खी में लैंगिक अंग अविकसित होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो श्रमिक मधुमक्खी होती है वो केवल मधुरस इकट्ठा करती है, ला के अपने घर में रखती है, जो भी उसका छत्ता होता है उसमें लाकर रखती है, क्योंकि उनमें लैंगिक अंग अविकसित होते हैं, मतलब उनका विकास नहीं होता है, जिनकी वजह से वो निषेचित नहीं कर पाते हैं सब, लिंग निर्धारण नहीं कर पाते हैं सब। और रानी मधुमक्खी और नर ड्रोन मधुमक्खी
इनके अंग विकसित होते हैं जिनकी वजह से यह लिंग निर्धारण कर पाते हैं। तो यही प्रक्रिया बताया गया है, और दोबारा पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिंग संलग्न वंशागति, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जरूर इसमें से एक आने वाला है। लिंग संलग्न वंशागति, तो प्राणियों में कुछ अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति उनके लिंग से संबंधित होती हैं। मतलब कुछ ऐसी भी गलतियां होती हैं इंसान के अंदर, जो ये बीमारियां होती हैं जो उनकी लिंग से संबंधित होती हैं, उनसे द्वारा फैलती हैं। अर्थात उन विशिष्ट लक्षणों का नियमन करने वाले जीन लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, जो इस प्रकार हैं। और इस प्रकार के लक्षणों को लिंग संलग्न लक्षण तथा उनकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। तो लिंग संलग्न लक्षण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्स संलग्न लक्षण, दूसरा होता है वाई संलग्न लक्षण, तीसरा होता है एक्स वाई संलग्न लक्षण। पर अत्यधिक मात्रा में एक्स संलग्न ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा पूछता है। डिफाइन करते हैं कैसे। वर्धांतता क्या है, यह प्रश्न लिखा गया। वर्धांतता क्या है और वर्धांत व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है, क्यों? ऐसा क्या प्रश्न है, मतलब क्या कारण है कि जिस व्यक्ति को वर्धांत की बीमारी होती है तो उसे रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है? अवर्धांत है क्या यह? तो वर्धांतता एक एक्स संलग्न अप्रभावी लक्षण होता है। इसमें रोग कारक जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। इसमें व्यक्ति कुछ विशेष रंगों जैसे लाल व हरे रंग में अंतर नहीं बता पाता है। इसी कारण वर्धान्य व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। यानी जो एक संलग्न है, जिस इंसान को हो जाता है, वो अंतर नहीं स्पष्ट कर पाता है लाल व हरे रंग में, इसीलिए उसे वर्धांत व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। वर्धांत क्या होगी? तो वर्धांत ये होती है, एक बीमारी होती है जो कलर को पहचानने में दिक्कत करती है। आगे, इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। ये हमसे क्यों पूछता है, बार बार कई बार आ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है कि इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि हीमोफीलिया क्या है और इसे ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? हीमोफीलिया जो होती है ना, जिस इंसान को हो जाती है तो उसे चोट लगने पर उसकी बीमारी, जो ब्लड गिरता है वो रुकता नहीं है, इसीलिए इसे ब्लीडर रोग भी कहा जाता है। और ये भी एक्स संलग्न लक्षण का ही देन है। तो सामान्यतः जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो 5 या 10 मिनट में रक्त जमने लगता है, अर्थात रक्त का थक्का बनने लगता है। लेकिन जब व्यक्ति में चोट लगने के बाद रक्त का थक्का जमता ही नहीं है या बहुत देरी से जमता है, तो उस इंसान को हीमोफीलिया हुआ है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि इस व्यक्ति को जिसको हीमोफीलिया हुआ होता है, इसका मृत्यु भी हो जाता है, क्योंकि उसका ब्लड जमता नहीं है, आज अब शरीर से पूरा ब्लड बाहर निकल जाता है, इसीलिए उसका मृत्यु हो जाती है। इसीलिए काफ़ी खतरनाक बीमारी है। जमता है तो इस विकार को हीमोफीलिया कहते हैं। इसमें चोट लगने के बाद निरंतर रुधिर का स्राव होता रहता है, यानी चोट लगने के बाद
इस व्यक्ति को हीमोफीलिया हो गया है, तो चोट लगने के बाद निरंतर उसका ब्लड गिरता रहता है बेचारे का, तो जिसके कारण रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। रक्त का थक्का न बनने के कारण ही इसे ब्लीडर रोग कहते हैं, और रुधिर में कुछ प्रोटीन की कमी के कारण ही ऐसा होता है। ये भी एक संलग्न रोग है। आई होप आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार। पहला प्रश्न इसमें है कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। इसे मंगाली या मंगोली जड़ता, गलती से मंगोली बोलते हैं, मंगोली जड़ता क्यों कहते हैं। तो जिस व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम होता है उसका हेड जो होता है छोटा हो जाता है, उसके ओंठ फूल जाते हैं, उनके जो बाल होते हैं वो गोले गोले आकार के हो जाते हैं, मतलब तिरछा मिर्छा हो जाते हैं, और उनको लटकन जैसा बन जाता है, त्वचा सिकुड़ जाती है, आंखें तिरछी हो जाती हैं, मुंह हर समय खुला रहता है, यानी होंठ नीचे की तरफ हो जाता है। तो ये सब बीमारी होती है, मतलब ये सब लक्षण होते हैं डाउन सिंड्रोम को। अब ये क्यों होता है ये जानते हैं। तो यह एक ऐसा गुणसूत्रीय विकार है जो एकाधिक सूत्रता के कारण होता है। एकाधिक सूत्रता मतलब होता है एक सूत्र अधिक हो जाने के कारण होता है। सबको पता है कि इंसान के या नर या मादा के शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो उनमें एक अधिक हो जाता है, तो इसमें गुणसूत्र की संख्या 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। यही अतिरिक्त गुणसूत्रों 21वीं समजात जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण होता है, और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति मंगोली की भांति दिखाई देता है, यानी छोटा दिखाई देता है। अक्सर आपने देखा होगा टीवी में आता है साउथ अफ्रीका के बारे में, वहाँ पर काले काले होते हैं सब, कुछ ऐसे उनके बाल छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए इसे मंगोली जड़ता कहते हैं। और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का सिर गोल, होठ नीचे और लटका हुआ, त्वचा खुरदुरी, आंखें तिरछी तथा मुंह हर समय खुला हुआ रहता है। आई होप समझ में आ गया डाउन सिंड्रोम आपको आसानी से। डाउन सिंड्रोम क्या होता है। तो डाउन सिंड्रोम एक ऐसा गुणसूत्रीय विकार है जो एकाधिक सूत्रता बढ़ने के कारण होता है। क्योंकि सबको पता है कि इंसान की बॉडी में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, तो 46 के स्थान पे और 47 हो जाएगी तो समझ लीजिए उस इंसान को डाउन सिंड्रोम हो गया है। और इसे मंगोली जरूरत तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंसान का जो हेड होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और होठ नीचे हो जाते हैं। तो ये सब लक्षण है जो डाउन सिंड्रोम को डिफाइन करता है। आप इसे पढ़ लीजिएगा और इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा अच्छे से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, समझाते हैं हम टर्नर सिंड्रोम को। तो टर्नर सिंड्रोम है एक ऐसा आनुवंशिक विकार होता है, नहीं बीमारी होती है, जो एकल सूत्रता के कारण उत्पन्न होता है, अर्थात इसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जिससे कारण ये बीमारी होता है। और इस बीमारी जो होती है महिलाओं में होती है। ये बीमारी महिलाओं में होता है, जिसके कारण जो उनका जो अंग होता है अविकसित रह जाता है, जिन्हें लोग स्त्री नपुंसक भी कहते हैं। इसे हम डिफाइन करते हैं स्टार्ट से। सिंड्रोम क्या है इसका लक्षण लिखिए। तो टर्नर सिंड्रोम एक ऐसे आनुवंशिक विकार है जो एकल सूत्रता के कारण उत्पन्न होती है, अर्थात इसमें लिंग गुणसूत्र में से एक एक्स गुणसूत्र कम हो जाता है तथा इसमें गुणसूत्र की संख्या 46 के बजाय 45 22 प्लस एक्सओ होती है। इस प्रकार का शरीर अल्प विकसित होता मादा के समान हो जाता है। यह प्राय महिलाओं में ही होता है। इस रोग से पीड़ित महिलाओं में जननांग अविकसित, कद छोटा, सीना चपटा हुआ और अंडाशय अविकसित व स्त्री नपुंसक होती है। ये जो रोग होता है कमी का।
तीसरा आपका है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है या 2 बढ़ जाए, 3 बढ़ जाए, और ये जो होता है पुरुषों में होता है। एक गुणसूत्र बढ़ने की वजह से जो पुरुष होता है स्त्री के बाद व्यवहार करने लगता है। इसमें ऐसा होता है कि एक XX या XY गुणसूत्र अधिक हो जाता है। इनमें जो उसका होता है ब्रीसर, पुरुषों में जो ब्रीसर होती है वो अल्पविकसित रह जाती है। ये सब कमियों के कारण इसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। यह एक ऐसी अगुणसूत्रीय विकार है जिसमें एक लिंग गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है तथा कुल गुणसूत्र की संख्या 46 के बजाय 47 या 22 + XXY हो जाती है। इस प्रकार के विकार में पुरुषों में ब्रीसर अल्पविकसित रह जाता है तथा स्त्रियों के समान स्तन विकसित हो जाते हैं और इनके शरीर पर बालों की कमी होती है। यद्यपि वाय गुणसूत्र उपस्थित के कारण ये पुरुष होते हैं, लेकिन XX गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इनमें स्त्री जैसे लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। ये पुरुष मंदबुद्धि व नपुंसक होते हैं। थैंक यू। यदि वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना सब। और एक कंप्लीट नोट्स है बायोलॉजी चैप्टर 4 का। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसे विस्तार से देखिए और इसे नोट कर लीजिएगा। इससे बाहर कोई एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा। यदि आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपको 8 नंबर एग्जाम में मिल जाएगा। आई होप आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से। थैंक यू।